नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सोचो आप मेडिकल बिलिंग या अकाउंट्स रिसीवेबल में अपनी फर्स्ट जॉब करते हो और पहले ही दिन आपको मैनेजर या टीम लीड आपको बोलता है, प्लीज चेक द पेशेंट्स एलिजिबिलिटी, वेरीफाई द पेयर, रिव्यू द क्लेम एंड सी व्हाई द पेमेंट इज पेंडिंग। अब अगर आपको ये वर्ड्स ही समझ नहीं आएंगे तो आप काम कैसे करोगे। इसीलिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम मेडिकल बिलिंग के 8 सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट टर्म्स को समझेंगे। ठीक है, और सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल भी दूंगा। इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है वो भी आपको बताऊंगा, और फ्रेशर सबसे ज्यादा गलती कहाँ करते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू आरसीएम प्लेबुक। अगर आप मेडिकल बिलिंग या अकाउंट्स रिसीवेबल में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए कंप्लीट रोड मैप बनने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। पहला टर्म, तो पहला टर्म हमारा होता है पेशेंट। ठीक है, सबसे पहले और सबसे सिंपल टर्म है पेशेंट। पेशेंट का मतलब है वो पर्सन जो ट्रीटमेंट लेने हॉस्पिटल या क्लिनिक आता है। सिंपल लग रहा है ना। लेकिन मेडिकल बिलिंग में पेशेंट सिर्फ ट्रीटमेंट लेने वाला इंसान नहीं होता, उसका नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, इंश्योरेंस डिटेल्स और मेडिकल रिकॉर्ड्स ये सब क्लेम का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए राहुल को फीवर है, वो हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है। राहुल इस प्रोसेस का पेशेंट है। ठीक है, एआर में ये इंपॉर्टेंट क्यों है समझते हैं। अगर पेशेंट की इंफॉर्मेशन गलत एंटर हो गई, जैसे डेट ऑफ बर्थ या इंश्योरेंस आईडी गलत हो गई, तो क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए पेशेंट इंफॉर्मेशन हमेशा एक्यूरेटली वेरीफाई की जाती है। अब बात करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन की। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज अ पेशेंट इन मेडिकल बिलिंग। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा, पेशेंट इज द इंडिविजुअल हु रिसीव्स हेल्थ केयर सर्विसेज फ्रॉम प्रोवाइडर। और कॉमन फ्रेशर्स मिस्टेक, जो कि फ्रेशर्स मिस्टेक करते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं। कई फ्रेशर्स पेशेंट और पॉलिसी होल्डर को सेम समझ लेते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कभी इंश्योरेंस किसी और के नाम पर होती है और पेशेंट कोई और होता है। तो ये मिस्टेक ज्यादातर फ्रेशर्स लोग करते हैं। अब आते हैं टर्म 2 पे, यानी कि प्रोवाइडर। अब बात करते हैं प्रोवाइडर। वो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसको हम प्रोवाइडर कहते हैं। ये डॉक्टर भी हो सकता है, हॉस्पिटल भी, क्लिनिक भी, लेबोरेटरी भी। एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। राहुल डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया। यहाँ डॉक्टर और हॉस्पिटल दोनों प्रोवाइडर हैं। इसकी इंपॉर्टेंस एआर में क्या होती है वो जानते हैं। प्रोवाइडर ही इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट रिक्वेस्ट भेजता है, और एआर टीम प्रोवाइडर की तरफ से इंश्योरेंस कंपनी से फॉलो अप करती है, जो कि एक्चुअल में एआर का यही काम होता है, फॉलो अप करना क्लेम का। और इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड अ प्रोवाइडर। इसका आंसर होगा, अ प्रोवाइडर इज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइजेशन दैट डिलीवर्स मेडिकल सर्विसेज। कॉमन मिस्टेक क्या क्या हो सकती हैं, तो मिस्टेक्स जो कि लोग ज्यादातर करते हैं, कई लोग सिर्फ डॉक्टर और प्रोवाइडर समझते हैं, एक्चुअली हॉस्पिटल भी प्रोवाइडर है। तो आई होप आगे आप ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। टर्म 3 यानी कि पेयर। नाम से ही समझ आ रहा है, पेयर मतलब जो पेमेंट करता है, ऑब्वियसली। मेडिकल बिलिंग में पेयर जनरली इंश्योरेंस कंपनी होती है, जैसे यूनाइटेड हेल्थ केयर, एटना, सिग्ना, ब्लू क्रॉस, ब्लू शील्ड। तो ये सब पेयर है। और भी बहुत सारे पेयर है, मल्टीपल पेयर्स होते हैं, ये मैंने कुछ एग्जांपल के लिए आपको बताया। और रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलते हैं। हॉस्पिटल ने राहुल का ट्रीटमेंट किया, बिल इंश्योरेंस कंपनी को भेजा, इंश्योरेंस कंपनी ने पेमेंट की, इंश्योरेंस कंपनी पेयर है। अब वो पेमेंट चाहे यूनाइटेड हेल्थ केयर भी कर सकता है, इतना जो भी पेशेंट का इंश्योरेंस होगा वो पेयर होगा। बात करते हैं एआर इंपॉर्टेंस की। एआर एग्जीक्यूटिव का मैक्सिमम कम्युनिकेशन पेयर के साथ ही होता है। हर दिन पेयर को कॉल किया जाता है, क्लेम स्टेटस पूछा जाता है। तो ये कॉल जो मैंने बोला है, ये मैं आपको मतलब जो एक जनरली वर्क होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें पोर्टल के थ्रू भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें कॉलिंग ही करनी होती है। ठीक है, हमें बहुत सारी चीजें ऑनलाइन वेबसाइट से ही मिल जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन की। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज द पेयर।
इसका आंसर होगा द पेयर इज द इंश्योरेंस कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एलिजिबल क्लेम्स एंड मेकिंग पेमेंट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स प्लान। कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं। फ्रेशर्स सोचते हैं पेशेंट ही पेयर होता है, लेकिन इंश्योर्ड क्लेम्स में पेयर इंश्योरेंस कंपनी होती है। आगे बढ़ते हैं। टर्म 4 यानी कि क्लेम। अब आता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। क्लेम को सिंपल लैंग्वेज में समझो, डिजिटल बिल। ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट रिक्वेस्ट भेजता है। उस पेमेंट रिक्वेस्ट को हम क्लेम कहते हैं। क्लेम में क्या होता है? पेशेंट डिटेल्स, इंश्योरेंस डिटेल्स, डायग्नोसिस, प्रोसीजर, चार्जेस, डॉक्टर इंफॉर्मेशन और बहुत सारी बिलिंग इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। हॉस्पिटल ने राहुल का ट्रीटमेंट किया, टोटल बिल बना $500। ये इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को भेजी गई, यही क्लेम है। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन ये आपको मैंने थोड़ी बताई है एग्जाम्पल के लिए कि ये सब चीज़ें मेंशन होती है। ठीक है, अब इसमें एआर की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। एआर एग्जीक्यूटिव का पूरा काम क्लेम के अराउंड ही होता है। ठीक है, क्लेम स्टेटस, क्लेम डिनाइल, क्लेम पेमेंट, सब कुछ क्लेम पर डिपेंड करता है। इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए चलते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट इज अ क्लेम। इसका सिंपल सा आंसर होगा अ क्लेम इज अ रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट सबमिटेड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द पेशेंट। इसकी कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं। कल फ्रेशर्स क्लेम और इनवॉइस को सेम समझते हैं। मेडिकल बिलिंग में इंश्योरेंस क्लेम एक स्पेसिफिक स्टैंडर्डाइज्ड रिक्वेस्ट होती है। तो यही गलती है जो कई फ्रेशर्स करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म के लिए, विच इज प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब है वो रेगुलर अमाउंट जो इंश्योरेंस पॉलिसी को एक्टिव रखने के लिए पे किया जाता है। ये मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी, ईयरली भी। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। राहुल हर मंथ इंश्योरेंस कंपनी को $200 पे करता है, ये उसका प्रीमियम है। अब चाहे वो मंथली करे, वीकली करे, क्वार्टरली करे, ठीक है, ऐसे हमारे इंडिया में भी होता है। डिपेंड करता है कि आपको क्वार्टरली देना है, वीकली देना है, मंथली, जो भी है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर प्रीमियम पे नहीं किया तो इंश्योरेंस इनएक्टिव भी हो सकती है। इनएक्टिव ही होगी वैसे, ऑब्वियसली अगर प्रीमियम नहीं जाएगा तो वो कोलैप्स करेगी। ठीक है, वैसे कुछ पॉलिसीज हैं जहाँ पे अगर हम पे आउट नहीं, प्रीमियम हम नहीं भर पाते हैं, तो वो हमारे को मतलब बेनिफिट देती है कि वो कुछ टाइम तक हमारा प्रीमियम पे करती है। उसके लिए भी हम आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं? व्हाट इज इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, तो प्रीमियम जैसे ही मैंने आपको बताया कि जो हमें एक तरीके की फ़ी है जो हमें जो हमारी पॉलिसी एक्टिव रखती है। ठीक है, वो हमें मंथली, क्वार्टरली जो भी है हमें पे करनी होती है। ठीक है, अब प्रीमियम, इसमें मिस्टेक्स क्या क्या हो सकती हैं? प्रीमियम को ट्रीटमेंट बिल समझना। प्रीमियम ट्रीटमेंट का बिल नहीं है, यह इंश्योरेंस पॉलिसी की फ़ी है। आगे फिक्स डिडक्टिबल, ये बिगिनर्स को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए राहुल का एनुअल डिडक्टिबल है $1000 और इस साल उसने अभी तक कुछ भी पे नहीं किया। अगर उसका ट्रीटमेंट $4000 का हुआ तो पहले राहुल के वो $400 खुद पे करने पड़ेंगे। इंश्योरेंस तब तक पेमेंट स्टार्ट नहीं करेगा जब तक डिडक्टिबल कंप्लीट नहीं होता। तो बेसिकली डिडक्टिबल एक वो फी है जो पेशेंट को सर्विस स्टार्ट होने से पहले पे करनी ही होती है। अगर वो डिडक्टिबल अमाउंट यानी कि ये जो डिडक्टिबल फी है ये अगर पे नहीं करेगा तब तक इंश्योरेंस कंपनी कोई भी सर्विसेज को कवर नहीं करेगा। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है, डिडक्टिबल की वजह से पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट होती है। इंटरव्यू क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है? व्हाट इज डिडक्टिबल। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिडक्टिबल एक वो अमाउंट है जो इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार्ट होने से पहले, कवर करने से पहले पेशेंट को देना ही देना होता है, पे करना ही होता है। अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी कोई भी सर्विसेज को कवर नहीं करेगी, किसी भी सर्विसेज के लिए वो पे नहीं करेगी। तो ये हमारा डिडक्टिबल होता है। डिडक्टिबल और कोपे को सेम समझना, ये दोनों अलग कंसेप्ट्स हैं। अब बात करते हैं हम कोपे की। कोपे एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो कि हर विजिट पर पेशेंट को पे करना पड़ता है। एग्जांपल, डॉक्टर विजिट का कोपे $20 है।
चाहे ट्रीटमेंट $100 का हो या $300 का, पेशेंट सिर्फ $20 ही देगा, क्योंकि वो उसकी विजिट फी है। बाकी इंश्योरेंस प्लान के हिसाब से प्रोसेस होगा। और इसमें AR की इंपॉर्टेंस क्या होगी? पेशेंट्स एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करने में कोपे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोपे एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो कि पेशेंट को हर विजिट पे करना पड़ता है डॉक्टरों को। अगर डॉक्टर की विजिट फी यानी कि कोपे $20 है, तो चाहे ट्रीटमेंट $100 का हो या $300 का, पेशेंट सिर्फ $20 ही देगा, बाकी इंश्योरेंस प्लान के हिसाब से प्रोसेस होगा। ठीक है, अब कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या हो सकती है? कोपे को परसेंटेज समझना, ठीक है, और कोपे फिक्स्ड अमाउंट होता है। ठीक है, तो ये मिस्टेक आप नहीं करना। टर्म 8 आगे बढ़ते हैं, विच इज को इंश्योरेंस। को इंश्योरेंस परसेंटेज बेस्ड पेमेंट होता है। एग्जांपल ले लेते हैं, इंश्योरेंस 80% पे करेगी, पेशेंट 20%। अगर बिल आपका $1000 का है तो इंश्योरेंस $800 पे करेगा और पेशेंट $20%। ठीक है, तो मोस्टली ऐसा ही होता है। कुछ पेयर्स होता है जिनका 100% को इंश्योरेंस होता है। ठीक है, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है वो यही है 80-20 की, यानी कि 80% इंश्योरेंस और 20% पेशेंट पे करता है। पेशेंट, इसका मतलब अगर $1000 का बिल था तो इंश्योरेंस पे करेगा $800 और बाकी का पेशेंट $200 पे करेगा, यानी कि 20%। यही को इंश्योरेंस होता है। यार में इसकी इंपॉर्टेंस यही है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस समझने के लिए को इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है। कॉमन मिस्टेक्स, को इंश्योरेंस और कोपे को मिक्स कर देना। कोपे इज इक्वल टू फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है, और को इंश्योरेंस इज इक्वल टू परसेंटेज, क्योंकि जो कि मैंने आपको बताया 80 और 20। चलिए समरी देख लेते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा जो कि 8 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं मेडिकल बिलिंग में, विच इज पेशेंट, प्रोवाइडर, पेयर, क्लेम, प्रीमियम, डिडक्टिबल, कोपे, को इंश्योरेंस। ये 8 टर्म्स मेडिकल बिलिंग की फाउंडेशन है। इन्हें अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आने वाली हर वीडियो में ये टर्म्स बार बार यूज होने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए इन 8 टर्म्स में कौन सा कॉन्सेप्ट आपको पहले सबसे कंफ्यूजिंग लगता था। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट मेडिकल टर्म्स को इसी सिंपल स्टाइल में समझेंगे। तब तक के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो में डिस्कस किया गया है, एक बार दोबारा इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपको नहीं समझ आती है, अगर आप और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।